नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। लूसेंट का साथ 2023 साइंस जीव विज्ञान का मास्टर वीडियो लेकर आ गए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, सोचने से नहीं मेहनत करने से जॉब मिलेगी। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि सोचना बंद करो, पढ़ना है तो पढ़ना स्टार्ट करो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और आगे भी आपको प्यारे प्यारे ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसके लिए प्लीज़ सभी मिलकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, धैर्यपूर्वक पढ़िएगा पूरा वीडियो। शांत मन से पढ़ेंगे ना तो पूरा एक बार में याद होते चलेगा। ठीक है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है? तो फूलों का संवर्धन का जो विज्ञान है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर राइट आंसर है। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूखा रोग या रिकेट जो होता है हड्डियों में होता है, हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, हड्डियां प्रभावित होती हैं सूखा रोग या रिकेट से। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में बीमारियां दी गई हैं परजीवी के कारण होती है आपकी मलेरिया बीमारी। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में जो विटामिन घुल जाता है वो है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो कवक या फंगी का जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है आपका माइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी में फंगी या कवक का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो हमारे शरीर में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है आमाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आमाशय राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद चींटी या व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? तो सफेद चींटी कहते हैं दीमक को, दीमक जिसको टर्माइट भी कहा जाता है, इसको सफेद चींटी भी कहा जाता है, जो कि लकड़ियों को खा जाता है, बिल्कुल चूड़ा बना देता है, लकड़ियों को खा के पाउडर बना देता है। ऑप्शन नंबर ए। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता रखता है, इसको क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका के द्वारा पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सशक्तता। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण सशक्तता, टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो शर्करा भोजी कवक कहा जाता है यीस्ट को। ऑप्शन नंबर ए यीस्ट राइट आंसर है। केशिरुक मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो केशिरुक ये है मेरुदंड का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड का हिस्सा है केशिरुक। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मेलाटोनिन जो है वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। ठीक है, मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो पादप का जो मूल तंत्र होता है उसमें शामिल नहीं है पूछा गया है। तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना ये शामिल नहीं है। पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति मूल तंत्र नहीं करता, या रखना। ठीक है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पति नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रेगिस्तान में उगने वाले पौधे लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो संचयी जड़ नहीं है। यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं जड़ों के नाम, इसमें से श्वसन मूल या श्वसन जड़ ये संचयी जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्वसन जड़। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। एक पर्णफलक में शिराओं का विन्यास है। तो एक पर्णफलक में शिराओं का विन्यास सिरा रचना या वेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सिरा रचना या वेंशन। जब हम एक प्याज काटते हैं तो उसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं।
निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध के लिए उत्तरदायी होता है? तो ताजे कटे प्याज से आने वाली गंध सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। कालाजार रोग डैश के कारण होता है? तो कालाजार रोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ के कारण कालाजार रोग होता है। कोलेजन एक प्रकार का या की डैश है? तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है राइट आंसर है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? तो ग्लाइकोजन ये अग्नाशय के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय राइट आंसर है। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं? तो मकड़ी का जाला जो रहता है ये एक सिल्क या रेशा होता है और ये प्रोटीन के फाइबर होते हैं मकड़ी के जाले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। पौधे में जल संवहनी ऊतक है? तो पौधों के अंदर जल संवहनी ऊतक है जाइलम। हिंदी में इसको दारू बोलते हैं, ठीक है, पीने वाली दारू नहीं, दारू। दारू है जाइलम, ये जल ले जाता है पौधों में। ऑप्शन नंबर ए। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति संस्थापन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी संस्थापन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घांगन को उत्तेजित करता है? तो वो पादप हार्मोन आपका है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो रहता है ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, पादपों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा में इलेक्ट्रोड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? तो फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर ए कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यकृत प्रभावी होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा पाचक विकार यहाँ वर्णित किया गया है? तो आपकी त्वचा और आंखें पीली हो जाएंगी तो पीलिया हो गया, कहलाया आपको क्या? पीलिया। ऑप्शन नंबर ए पीलिया के कारण आपकी त्वचा और आंखें पीली हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? उड़ान रहित पक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ नहीं सकता कौन? कीवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कीवी राइट आंसर हो जाएगा उड़ान रहित पक्षी। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल। ऑप्शन नंबर सी प्रवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जैविक मूल का विशालतम संरचनाओं का निर्माण करके शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है, प्रवाल। पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क राइट आंसर है। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी टोनोमीटर राइट आंसर है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन ओनीरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ओनीरोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। अमरबेल या कस्कुटा इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल या कस्कुटा परजीवी या पैरासाइट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी पैरासाइट या परजीवी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पुष्प के अंतरतम मतलब सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर राइट आंसर है। डाउन सिंड्रोम है डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों एवं शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक रोग है। आपके माता पिता में से किसी को होगा तो आपको भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम। ये एक आनुवांशिकी रोग है, याद रखना। निम्न में से कौन सा रोग जो है हेलिकोबैक्टर पायरिलोरी
पाइरोली के कारण होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण जो रोग होता है वो होता है आपका जठर शोथ रोग। ऑप्शन नंबर सी, जठर शोथ रोग राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होती है? तो शरीर के तापमान के नियमन के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो मस्तिष्क के द्वारा जो हार्मोन सोने जागने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, मेलाटोनिन हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण कालाजार रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, कालाजार रोग राइट आंसर है। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस हो जाएगा? तो शरीर के अंदर यदि लोहा या आयरन अधिक हो जाए तो आपको सिडरोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सिडरोसिस हो जाएगा लोहे के अधिक जमाव से। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया गया है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरा में साइट्रिक, नींबू में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता। यहाँ पर नींबू के बारे में गलत दिया गया है। कमेंट करके बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड नींबू में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्याज रासायनिक जो है क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। यह आंखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे अश्रु निकलते हैं। तो आंखों में एक ग्रंथियां होती हैं अश्रु ग्रंथियां, उसको उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर बी, अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कोशिका का जो केंद्रक है कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य के नाम से इसे जाना जाता है, कोशिका द्रव्य। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आम का पेड़ स्वपोषी या ऑटोट्रोप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषी का उदाहरण है आम का पेड़। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? तो मलेरिया जो है ये वेक्टर वाहक जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है? तो यहां पर आपका खसरा, रेबीज और चेचक ये विषाणु से होता है। कुष्ठ रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? तो झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है ये कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जीवाश्मों का अध्ययन राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया ये आपकी होती है, इससे संबंधित शाखा है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो शैवालों का अध्ययन हम करते हैं फाइकोलॉजी के तहत। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में वर्णन किया जाता है वन के विकास के संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, वन के विकास का राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन राइट आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है इनमें से किसका? तो एग्रोस्टोलॉजी ये आपकी संबंधित है
घास के विज्ञान थे, घासों से, ऑप्शन नंबर सी, घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी। तो पीडोलॉजी या पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी, भूमि का अध्ययन राइट आंसर है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, इसके बारे में जानकारी दी जाती है अनुवांशिकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी राइट आंसर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पोमोलॉजी राइट आंसर है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन कहलाएगा आपका पेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पेलिनोलॉजी राइट आंसर है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं, ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए, ओलेरी कल्चर, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वार्षिक वलयों का अध्ययन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित संवर्धन जो कहलाएगा आर्वोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी, आर्वोरिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना शारीरिकी कहा जाता है इसको, शारीरिकी, पौधों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, इसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री ये आपका कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, मतलब आप तो खेती भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपने वहां पेड़ भी लगा दिए हैं, लकड़ी जिससे प्राप्त होती है, तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती राइट आंसर है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन, इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है? तो देखो, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत आंसर है। बाकी फलों की खेती पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लीनियस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति जो है इसके प्रतिपादक लीनियस हैं। ऑप्शन नंबर ए, लीनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है इसको स्वीडिश वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश वैज्ञानिक राइट आंसर है। पुष्पी पादपों को रखा गया है इनमें से किस में? तो जो पुष्पी पादप होते हैं उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, फेनरोगेम्स राइट आंसर है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगेम्स राइट आंसर है। वर्गीकरण का की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज राइट आंसर है। हाइड्रोफाइट होते हैं
तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जलीय। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो क्या बताते हैं। तो पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखते हैं। एक बताता है आपका वंश, किस वंश का है, और दूसरा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प फूल नहीं लगते उनको अनावृतबीजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अनावृतबीजी, मतलब बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते। जीवाणु की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो जीवाणु के खोज करता है आपके लीवेनहॉक। ऑप्शन नंबर डी लीवेनहॉक, ये जीवाणु की खोज करता है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा सही है। तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों। तो जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण जीवाणुओं को पौधा माना गया है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता क्या। तो जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उसमें सूत्रकणिका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सूत्रकणिका नहीं होता। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणु साधारणतः बैसिली मतलब छड़ रूपी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए छड़ रूपी होते हैं जीवाणु, बेसिकली साधारण आकृति उनकी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, गोलाणु। ऑप्शन नंबर ए गोलाणु राइट आंसर है। एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या। तो एक गोल जीवाणु को कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकस। ऑप्शन नंबर सी कोकस राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरेलम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरेलम राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं में केंद्रक वास्तविक केंद्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे ज्यादा संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है। तो बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी आशय है आपका वर्णकी लवक। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में पाया जाता है वर्णकी लवक राइट आंसर है। पाश्चर प्रसिद्ध हैं किसके लिए। तो जो पाश्चर हैं ये आपके रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे छोटा जीव है आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा और यीस्ट में से। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में सीधे बदल देते हैं उनको नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु राइट आंसर है। मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। तो जो मूल ग्रंथिकाएं हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, ऐसा क्यों। तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसलिए अचार बहुत समय तक चल पाता है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु बताइए। तो हमारी आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है आपका एशेरिशिया कोलाई। एशेरिशिया कोलाई यह मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु बताइए।
तो तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन में जो विषाक्तता रहती है ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स अधिकतर प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बन जाएंगे? तो 20 मिनट में एक, फिर अगले 20 मिनट में हो जाएंगे 3, क्योंकि जो एक पुराना था और 2 अदर, ऐसे कर करके टोटल 64, 2 घंटे में 64 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 64 राइट आंसर है। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण में फली की जो फसलें हैं वो सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, फली की फसलें राइट आंसर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण, उसका कार्य है मुख्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त बीजी जीवाणु कौन सा है? तो धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त बीजी जीवाणु आपका एनाबिना है। ऑप्शन नंबर डी एनाबिना राइट आंसर है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको कम करने में मदद करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु आपका है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सर्वप्रथम विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की जो खोज की गई थी वो इवानोविस्की द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, इवानोविस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विषाणु माने जाते हैं क्या? तो जो विषाणु होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो एंजाइम नहीं पाए जाते हैं विषाणु में। ऑप्शन नंबर बी विषाणु में एंजाइम नहीं होते। टीएमवी शब्द संबंधित है किससे? तो टीएमवी शब्द विषाणुओं से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विषाणु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोफोबिया रोग ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कौन सा है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया विषाणु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चेचक के लिए टीके का आविष्कार या विकास किसने किया? तो चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो जो विषाणु होता है वो वृद्धि करेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवित कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी जीवित कोशिकाओं में विषाणु जो है वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? तो विषाणु माने जाते हैं निर्जीव, उसका रीजन ये है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विषाणु क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसलिए ये निर्जीव माने जाते हैं।
एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? तो जो एंजाइम है ये आपका विषाणुओं में ही अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम जो है विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स T4 लिम्फोसाइड की कमी से होता है। T4 लिम्फोसाइड की कमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा एड्स रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक सूची RNA राइट आंसर है। एड्स का कारण, तो एड्स का कारण है वायरस। ऑप्शन नंबर सी, वायरस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एबोला क्या है? तो एबोला भी एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर डी, वायरस राइट आंसर है। एड्स फैलता है, तो एड्स जो फैलेगा शारीरिक संपर्क से फैलेगा। ऑप्शन नंबर बी, बाकी हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से या कीड़े से नहीं फैलता, शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणुओं में होगा आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये विषाणुओं के अंदर होता है। सार्स क्या है? तो सार्स आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग जो है सार्स है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा ये विषाणुओं के संक्रमण के कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या हैजा? तो विषाणु के कारण जो रोग होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका चेचक रोग। ऑप्शन नंबर ए, चेचक राइट आंसर है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फुट और माउथ रोग जो है ये भी विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ई, विषाणु राइट आंसर है। आलू में मोजेक रोग का कारण कौन सा तत्व है? तो आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, मोजेक रोग विषाणु। शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो एल्गोलॉजी या शैवाल विज्ञान ये शैवाल का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज राइट आंसर है। हाइड्रा की नावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है? तो हाइड्रा की नावी कोशिकाओं में राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूरोलेरा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, क्यूलोरेला राइट आंसर है। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा, तो सारगैसो समुद्र का जो नाम पड़ा था शैवालों के कारण पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि उन प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या? तो गलगंड रोग से आयोडीन का सेवन करके बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का सेवन राइट आंसर है। किस शैवाल से प्रोटीन प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त, माफ कीजिएगा, आयोडीन प्राप्त होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन प्राप्त होगा आपका लैमिनेरिया से। ऑप्शन नंबर बी, लैमिनेरिया शैवाल है और इससे आयोडीन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। कैल्प प्राप्त होता है किससे? तो कैल्प जो है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवालों से राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शैवाल जो है ये स्वपोषित की श्रेणी में आता है। तितली, शैवाल, मशरू और टिड्ढा, इनमें से शैवाल जो है स्वपोषित है। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नील हरित शैवाल करेगा। ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल राइट आंसर है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम बताइए। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रयोग जो है अंतरिक्ष में जो है नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त जो होता है वो होता है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला को प्रयोग में लाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। लाल सागर का रंग लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर
किस से तैयार किया जाता है? तो एगर एगर जो है आपका शैवालों से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित और विषम पोषित पौधे वो होते हैं आपके फंजाई। ऑप्शन नंबर बी फंजाई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी काइटिन और हेमीसेलुलोज राइट आंसर है। कवकों द्वारा रिजर्व मतलब संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो कवक जो भोज्य पदार्थ संचित करते हैं ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन के रूप में राइट आंसर है। सभी कवक सदैव होते हैं कैसे? तो सभी कवक जो हैं सदैव विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विविध पोषी राइट आंसर है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध ये आपका कवकों तथा पौधों की जड़ों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ई कवकों और पौधों की जड़ों के बीच राइट आंसर है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कॉर्टिकोलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही कॉर्टिकोलस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कोप्रोफिलस राइट आंसर है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता कवकों में। ऑप्शन नंबर डी कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन जो है ये आपकी गुर्दा या किडनी से संबंधित इकाई है। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी किडनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है और जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा रोग। यदि हो जाएगा तो दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण भी बन सकता है ग्लूकोमा रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? तो इस रोग को कहा जाता है सूखा रोग या रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं। कौन सी ग्रंथियां हमारे आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं? मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, थायराइड ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, कमेंट करके बताओ। पीडीएफ की जानकारी के लिए अभी आपको बताया जाएगा। यदि आप में से किसी को 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो अभी आपको एक वीडियो शो हो जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी, उस हिसाब से आप पीडीएफ ले सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे। पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है, व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है।